अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैप्टर नंबर 23 हम स्टार्ट करने लगे हैं। अल्कोहल्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, शराब का लफ्ज़, तो वो हम इथेनॉल के लिए बेसिकली यूज़ करते हैं। तो अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन जो है ना हम पढ़ लेते हैं पहले। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स कौन से हैं और उनके एंटागोनिस्ट कौन से हैं जो हम उनको मतलब उनका एक्शन को एंटागोनाइज करने के लिए देते हैं। ठीक है, इसका जो मेन मसला है ना अल्कोहल्स का, अल्कोहल एब्यूज़ की वजह से प्रोड्यूस होता है, जो कि हमें सोशल इकोनॉमिक इतने इश्यूज़ चल रहे हैं आजकल शराब की लत लगने की वजह से, उनकी इंटॉक्सिकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए जो है ना एंटागोनिस्ट वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो अब जो है अल्कोहल्स हैं बेसिकली 3 टाइप्स के हैं जो इम्पोर्टेंट है, इथेनॉल, मीथेनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल। इथेनॉल है वो हमारा जो मैंने बताया कि जो है जिसको हम शराब कहते हैं। इसके बाद जो है ना इसके ये तीनों ने एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट में पहले यह है कि ड्रग्स टू ट्रीट अल्कोहल विदड्रॉल। अल्कोहल विदड्रॉल का मतलब यह है कि ऐसा पेशेंट जो जिसको अल्कोहल की लत लग गई है, तो अब हमने उससे अल्कोहल छुड़वाना है, तो हम उनको कौन सी ड्रग्स देंगे? थायमीन और सेडेटिव हाइप्नोटिक्स, ये दो हैं। सेडेटिव हाइप्नोटिक्स में डायज़ेपाम वगैरह बताएंगे हम। ये 2 तरह के ड्रग्स हैं जो कि हम अल्कोहल विदड्रॉल को ट्रीट करने के लिए देते हैं, क्योंकि जब अल्कोहल विदड्रॉ करते हैं ना, किसी चीज़ पे भी डिपेंडेंस होती है ना बंदे की, तो उसके बगैर वो रह नहीं सकता। या फिर ऐसा होता है कि उसको जो है ना साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस पड़ी थी ना हमने, तो उसको जो है ना साइकोलॉजिकली ऐसे इश्यूज़ आने लग जाते हैं, सिम्टम्स कुछ उसको शुरू होने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ड्रग्स टू ट्रीट अल्कोहल डिपेंडेंस। अल्कोहल डिपेंडेंस के लिए जो है ना मतलब ऐसी कि जो अल्कोहल की लत को ख़त्म कर दे, उसकी डिपेंडेंस को ख़त्म कर दे। तो उसमें डाइसल्फिराम है, नल्ट्रिक्सोन है और जो है ना एकम्प्रोसेट है। इसके बाद ड्रग्स टू ट्रीट एक्यूट मेथनॉल और इथाइलिन ग्लाइकोल इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, इनको ज़्यादा यूज़ कर लिया, इनके ज़्यादा इफेक्ट्स आ गए हैं, सवेरे टॉक्सिसिटी हो गई है इनकी मेथनॉल या इथाइलिन ग्लाइकोल की, तब कौन सी ड्रग्स देंगे? इथेनॉल और फॉर्मेपिजोल देंगे। ठीक है, अब जो है ना इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो जो इथेनॉल है ना, जब इसको इंजेस्ट करते हैं, जैसे जाहिर सी बात है लिक्विड है, तो ये कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाता है और ना जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो इसका टोटल इसका वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है, वो जो है ना टोटल बॉडी वाटर के बराबर है, जितना हमारे बॉडी में वाटर है उसके बराबर है, 0.5 to 0.7 लीटर पर kg। ठीक है, इसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म जब अब बॉडी में जाएगा तो उसको मेटाबलाइज करने के लिए कुछ एंजाइम्स होंगे। तो 2 तरह के एंजाइम्स है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और जो है ना माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम MEOS। ठीक है, जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है ये मेनली लीवर में होता है और गट में होता है, और इस में ये जो है ना किस रिएक्शन को कैटाबलाइज वो करता है, कैटालाइज कर रहा होता है, वो ये है। इथेनॉल है, इथेनॉल से बनेगा एसिटाल्डिहाइड। एथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। इथेनॉल टू एल्डिहाइड तो है ना इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा वो डिहाइड्रोजिनेज होगा। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं उनमें डिहाइड्रोजिनेज यूज़ होता है। तो अब NAD जब डिहाइड्रोजिनेज है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो NAD क्या हो जाएगा? NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, इधर से इथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है ना एंजाइम है। ठीक है, अब जो है ना इसको जो इनिबिट कर रही है ड्रग वो है फॉर्मेपिजोल। फॉर्मेपिजोल जब इसको इनिबिट कर देगी तो इसका मेटाबॉलिज्म जो है ना रुक जाएगा, और जो है ना इसकी वजह से जो है ना कुछ वो हो जाएंगे, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकेगा, या ज़्यादा देर तक हमारे ब्लड में रहेगा, हमारे बॉडी में रहेगा, जब तक रहेगा तो ये नुकसान करता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना अब लीवर और गट में होता है ना, तो जो है ना लीवर में जो है ना ये इसका रिएक्शन जो है ना NAD की लिमिटेड सप्लाई होती है, इस वजह से जो है ना ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ये का ये मतलब है कि एक फ़िक्स्ड कैपेसिटी है इस एंजाइम के पास कि इतनी हद तक जो है ना इसको अल्कोहल के अमाउंट को जो है ना मेटाबोलाइज कर सकता है। उसकी है 7 to 10 ग्राम्स पर ऑल। ठीक है, इसके बाद जो GIT में मेटाबॉलिज्म इसका हो रहा है, GIT में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो वुमेन में जो है ना कम होता है बनिस्बत मैन के। इसके बाद जो है ना जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है ADH में, तो वो में इसकी वजह से क्या होगा कि जो है ना एक तो वो इसके एथेनॉल के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगी, इस वजह से जो है ना डिफरेंट लोगों को अल्कोहल यूज़ की वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स होंगे। लाइक कोई कुछ लोग बर्दाश्त कर जाएंगे, कुछ लोग नहीं कर सकेंगे, लो डोजेस पे उनको इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे इस तरह के। ठीक है, इसके बाद MEOS है, माइक्रोसोमल इथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम। ये क्या है? ये तब वर्क करता है जब ब्लड में इथेनॉल का लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो। ठीक है, तब ये जो है ना एंजाइम सिस्टम एक्टिवेट होता है, लीवर माइक्रोसोमल मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज सिस्टम। ये जो है ना एंजाइम सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ये जो है ना हमने जीनोबायोटिक से पहले पढ़ा था, तो ये क्या कर रहा होता है कि जो फेज 1 मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हाइड्रोक्सिलेशन वगैरह, उनको जो है ना कैटालाइज कर रहा होता है। ठीक है,
अब जो है ना वो कह रहे हैं कि अगर हम ना ऐसा करते हैं कि क्रोनिकली हम इथेनॉल लेते हैं, बहुत ज़्यादा अरसे से इथेनॉल ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी। लाइक हम उस इथेनॉल के लिए टॉलरेट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अब ऐसा होता है ना कि एक आदत पड़ जाती है, मतलब हम जब उसको क्रॉनिकली यूज़ करेंगे ना, तब उसकी ज़्यादा डोजेज़ भी होंगी ना, तो ज़्यादा डोजेज़ से आम बंदों में जो नॉन टॉलरेंट लोग हैं उनमें जो है ना लीथल इफ़ेक्ट्स आएंगे। लेकिन हम में जो है ना जो टॉलरेंट, असफला हम में नहीं, मतलब जो टॉलरेंट पीपल होंगे उनमें जो है ना वो चूँकि टॉलरेट कर सकेंगे तो उनमें जो है ना कम इफ़ेक्ट्स आएंगे। ठीक है। अब जो है ना क्या होता है कि जब क्रॉनिक इथेनॉल कंजप्शन होती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये है P450 इंजाइम सिस्टम है जो इसको मेटाबोलाइज कर रहा है इथेनॉल को, तो वो उसकी इंडक्शन बढ़ जाती है। जब उसकी इंडक्शन बढ़ जाती है, उसकी अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारी बॉडी जो है ना उसको इथेनॉल को मेटाबोलाइज ज़्यादा कर लेती है, उसका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। ठीक है। अब ये जब एसिटाल्डिहाइड बढ़ गया इन दोनों इंजाइम से, एमिओस और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से, इसके बाद एक और इंजाइम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, वो फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एसीटेट में। ठीक है। अब यहाँ पे फिर NADH होता है, NADH में कन्वर्ट हो जाता है। इसको जो इनिबिट कर रहे हैं इस एंजाइम को, वो हैं ड्रग्स मेट्रोनिडाजोल हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स और सेफ्लोस्पोरिन्स हैं। ठीक है। इसके अलावा डाइसल्फिराम भी है। ठीक है। ये जो है ना ड्रग्स इसको इनिबिट कर रही होती हैं। अब जो है ना वो कहते हैं कि कुछ ऐसे एशियन डिसेंट हैं जिनमें ना इसकी एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है, उनकी वजह से क्या होता है कि ये मेटाबोलाइज नहीं हो सकता है एसिटाल्डिहाइड से एसिटेट, जिसकी वजह से इसकी अमाउंट जो है ना एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। इस वजह से जो है ना पेशेंट को नॉजिया और फ्लशिंग टाइप के रिएक्शन आते हैं इसकी अमाउंट एक्यूमुलेट होने की वजह से, इसकी अमाउंट बढ़ने की वजह से। इसके बाद इसके बॉडी पे एक्यूट इफेक्ट्स हैं और क्रॉनिक इफेक्ट्स हैं। ठीक है। इनके इफेक्ट से पहले अब देखा ना आपने कि अब हमने बॉडी में लिया, वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो गया, डाइजेस्ट हो गया, लाइक डाइजेस्ट मतलब मेटाबोलाइज हो गया दो एंजाइम सिस्टम के जरिए। अब हम उसके पढ़ने लगे इफेक्ट्स के, बॉडी पे इफेक्ट्स क्या आएंगे। तो इफेक्ट से पहले हमें उसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि उसका मैकेनिज्म क्या है। उसका मैकेनिज्म जो है ना ये है कि एक तो इसके लिए जो है ना कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर्स नहीं पड़े होते हमारे CNS में। ठीक है। दूसरा ये है कि जो है ना ये क्या कराता है कि जो गैबा मीडिएटेड रिसेप्टर्स होते हैं ना उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उसको फैसिलिटेट करता है। एक तो ये करता है कि क्या गैबा ए रिसेप्टर्स पे जो उनका गैबा का एक्शन होता है उसको फैसिलिटेट करता है। और दूसरा ये होता है कि ये जो है ना जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट को इनिबिट करता है। ग्लूटामेट को इनिबिट कर देता है कि वो NMDA ग्लूटामेट के जो रिसेप्टर्स होते हैं एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर्स उनको एक्टिवेट नहीं करा सकता। तो इस तरह क्या होता है कि एक्साइटेटरी जो ट्रांसमीटर है वो एक्टिवेट नहीं करा सकता NMDA रिसेप्टर्स को। और दूसरा जो है ना गैबा जो है ना गैबा की एक्टिविटी को भी प्रमोट कर रहा है। तो इससे क्या आता है कि डिप्रेसेंट इफेक्ट आता है, हमारे ब्रेन को डिप्रेस करने वाले इफेक्ट्स आते हैं। अब इसके एक्यूट इफेक्ट्स में बात करें तो उसमें क्या होता है कि सेडेटरी इफेक्ट होता है, मतलब जो हालात के मारे हुए लोग होते हैं, गरीब गुर्बत से तंग आके या फिर नाकाम आशिक वगैरह जो होते हैं, तो वो शराब पीते हैं, मतलब वो कहते हैं कि हमें सुकून मिलता है। तो कि इसी वजह से होता है कि इसका जो CNS पे इफेक्ट है कि वो सेडेटरी इफेक्ट है, ये जो है ना सुकून वाली फीलिंग देता है। ठीक है। और दूसरा लॉस ऑफ इनिबिशन, इम्पेयर्ड जजमेंट। अब जो शराब का पेशेंट होता है, पेशेंट नहीं होता मतलब बंदा होता है जो शराब पिया हुआ होता है, तो उसको बिल्कुल ही जजमेंट उसकी जो है ना नहीं पता चल रही होती, जैसे स्पेसिफिकली उसको स्पीड और डिस्टेंस का पता नहीं चलता। इस वजह से जो शराब वाले वो होते हैं ना, जो शराब पीते हैं लोग, बंदे ये शराब पी हुई होती है, उनको ना ड्राइविंग मना होती है। ठीक है। इम्पेयर्ड जजमेंट, इसके बाद स्लर्ड स्पीच होती है, जाहिर सी बात है। अब जो वो बोल रहे होते हैं, आप लोगों ने अगर देखा हो जो शराब पी गया तो उनको पता भी नहीं होता क्या बोल रहे हैं। दूसरा जो ना ऐसे अजीब अजीब सब बोल रहे होते हैं। दूसरा उनमें क्या होता है एटैक्सिया होता है, ये भी आपने देखा हुआ कि वो लड़खड़ा रहे होते हैं, उनकी गेट जो है ना कंट्रोल्ड नहीं होती, बैलेंस नहीं होती, लड़खड़ा रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है ना नॉर्मल पर्सनस में ड्राइविंग इम्पेरिटी हमारी 60 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे हो जाती है। वो कहते हैं कि जो नॉन टॉलरेंट लोग हैं, जैसे कोई अचानक से मतलब कोई किसी का जो मतलब किसी बेवफाई हुई है किसी के साथ, तो वो क्या करेगा कि मतलब शराब की बोतल में शराब पीता हूँ, और इस तरह लड़के करते हैं मोस्टली। तो अस्तगफुरुल्लाह, मतलब लड़कियाँ भी कुछ करती होंगी लेकिन ज़्यादा लड़के करते हैं। तो अगर उसने शराब पी ली तो 60 to 80 मिलीग्राम, जो कि वो नॉन टॉलरेंट है, फर्स्ट टाइम पी रहा है, तो 60 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की कॉन्सेंट्रेशन पे उसमें क्या हो जाएगा कि जो है ना उसमें ड्राइविंग एबिलिटी उसकी इम्पेयर्ड हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो CNS पे इफेक्ट्स हैं इसके डोज डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। उनमें जो है ना अगर 120 to 160 तक है तो उसमें क्या होता है ग्रॉस ड्रंकननेस होती है। ठीक है। इसके बाद अगर हो 60 से 300 से ऊपर हो तो उसमें जो है ना बेहोशी वाले इफेक्ट करते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एनेस्थीसिया और कोमा वगैरह। ठीक है। इसके बाद जो है ना अगर 500 से ज़्यादा हो तो वो ये इफेक्ट्स जो है ना लीथल है। इसके बाद एडिटिव CNS डिफेक्ट उनकी बात की हुई है, एडिटिव CNS डिप्रेशन की।
तो ये जैसे हमने उधर पढ़ा था कि जो सेडेटिव ड्रग्स है अगर उनको हम दूसरी ड्रग्स के साथ मिला के यूज़ करें, एंटी साइकोटिक्स या एंटी हिस्टामिन्स वगैरह के साथ हम यूज़ करें तो ज़्यादा जो है ना वो हो जाती है, सवेयर इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इनका भी यही है कि एडिटिव्स यानी डिप्रेशन हो जाते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन होती है जब इनको जो है ना ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के साथ, ओपियोइड एगोनिस्ट के साथ और जो है ना सेडेटिव हाइप्नोटिक्स वगैरह के साथ हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मस्कैरिनिक और हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना इसका वो पढ़ लिया था हमने मैकेनिज्म। अदर ऑर्गन सिस्टम्स में हार्ट है, हार्ट पे क्या होता है कि इनका डिप्रेसेंट इफेक्ट होता है, हार्ट को डिप्रेस करती हैं लो डोजेस पे जब इसके लो कंसंट्रेशन होती है ब्लड में। इसके अलावा जो है ना स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कराती है, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है। इसके बाद क्रॉनिक इफेक्ट्स में जो है टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस है। जो टॉलरेंस है वो हमारी सीएनएस अडेप्टेशन की वजह से होती है, ये हमारा जो ब्रेन है ना वो अडेप्ट कर जाता है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन के लिए अडेप्ट हो जाता है। दूसरा ये होता है कि लेसर एक्सटेंट में ये होता है कि उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। हमने पीछे पढ़ा था कि एंजाइम की रिडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस एंजाइम की हमने पढ़ा था ना मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज, इसकी रिडक्शन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मेटाबोलाइज करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा ये है कि जो है ना क्रॉस टॉलरेंस होती है सेडेटिव हाइप्नोटिक ड्रग्स में। ठीक है, और क्योंकि ये भी गैबा एक्टिविटी को प्रमोट कर रही होते हैं, वो भी कर रहे होते हैं, तो इस तरह जो है ना इसमें क्रॉस टॉलरेंस होती है। डिपेंडेंस की बात करें तो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी होती है, फिजियोलॉजिकल, दोनों टाइप की डिपेंडेंस होती है। इस बार लीवर की बात करें तो लीवर डिजीज़ हमारी मोस्ट कॉमन है। ये बात याद रखनी कि लीवर डिजीज़ जो है ना मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इन द क्रॉनिक इफेक्ट्स। पहले क्या होता है कि जो ना लीवर फंक्शन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। लीवर फंक्शन लॉस होने के बाद क्या होती है कि लीवर इन्फ्लामेशन होती है, इनके हेपेटाइटिस के बाद सिरोसिस होती है। ठीक है, सिरोसिस के बाद जो है ना लीवर फेलियर हो जाता है, मतलब लीवर टोटली काम करना बंद कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना हिपैटिक डिसफंक्शन में वो कह रहे हैं कि जो हिपैटिक डिसफंक्शन है वो ना फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, उसके ज़्यादा सवेयर होते हैं उसके इफेक्ट्स। ठीक है, इसके बाद जीआईटी की बात करें, जो जीआईटी पे जब अब इथेनॉल जाएगा तो शराब है, शराब में क्या है, ये जो है इरिटेशन कॉज कराएगा। ठीक है, एक तो जीआईटी के वॉल में इरिटेशन कॉज कराएगा, दूसरा ये कि इन्फ्लामेशन कॉज कराएगा। पहले इरिटेशन होगी, फिर उसके बाद इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन के बाद फिर ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग के बाद स्कैरिंग होगी, मतलब वो जो है ना वो ऐसे स्कैरी सी हो जाएगी वो जगह। ठीक है, तो क्रॉनिक यूज़ में ये चीज़ें आ जाएंगी। अब ये जब एक जो वॉल है, वॉल का म्यूकोज़ा ख़त्म हो गया, उसका सब म्यूकोज़ा ख़त्म हो गया, तो क्या होगी कि वहाँ से मतलब उसका एक वॉल का नुकसान हो गया, जो अब्जॉर्प्शन जहाँ से हो रही थी वहाँ से अब्जॉर्प्शन हो रही थी, तो वो अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी, इस वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी। और इसके अलावा जो है ना पैंक्रेटाइटिस का जो है ना रिस्क भी बढ़ा देती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन करा रही है ना, तो पैंक्रेटाइटिस में भी पैंक्रियाज में भी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इसके बाद जो है ना सीएनएस पे बात करें तो सीएनएस में पेरिफेरल न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन है। तो इस तरह की चीज़ें होती है ना कि मोस्ट कॉमन या मोस्ट जो है ना सवेयर या इस तरह का, तो इनको याद रखना होता है, क्योंकि ये क्या होता है कि हमारे एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। तो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन है, इसमें जो है थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है हमारी। रेयरली ऐसा होता है कि जो है ना हमने पढ़ा था वनिकोर्साकॉफ सिंड्रोम पढ़ा था कि थायमीन डेफिशिएंसी प्लस अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से ये सिंड्रोम होता है। और इस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारी ऐसे एटेक्सिया टाइप का हो जाता है, कोई चाल वगैरह मेंटेन नहीं रख सकता बंदा, लड़खड़ाता हुआ चलता है, कन्फ्यूजन होती है, पैरालिसिस ऑफ द एक्स्ट्राओकुलर मसल, जो हमारी आइज़ के मसल हैं वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है कि वनिकोर्साकॉफ सिंड्रोम में हमने प्रॉम्प्ट हमें फ़ौरन से वो देनी होती है, थायमीन देनी होती है, क्योंकि थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। पैरेंटली हमें फ़ौरन से देनी होती है, क्योंकि अगर ये जो है ना फ़ौरन से ट्रीटमेंट ना किया गया तो इस वजह से परमानेंट मेमोरी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कोर्साकॉफ साइकोसिस। ठीक है, इसके बाद एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में गायनिकोमेस्ट्रिया, मतलब मेल्स में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, टेस्टिकुलर एट्रोफी हो जाती है, और जो है सॉल्ट रिटेंशन वगैरह होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो स्टेरॉयड का मेटाबॉलिज्म है उसको जाके अल्टर करती हैं। ठीक है, हमने उधर पढ़ा था एंडोक्राइन सिस्टम में हमने पढ़ा था कि इसको मुझे अभी याद नहीं है कि जो ये है अल्कोहल है वो इनकी जो स्टेरॉइड्स वगैरह उनकी उसको मतलब स्टेरॉइड्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स को, या फिर जो है ना इसको स्टिमुलेट करा रहे होते हैं उसकी सिक्रीशन या रिलीज़ को। मुझे कंफर्म याद नहीं है, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म अल्टरेट करते हैं, इस वजह से जो है ना गैनिकोमेस्ट्रिया और टेस्टिकुलर एट्रोफी होती है। सीवीएस सिस्टम की बात करें तो इसमें हमने लो में डोजेज में पढ़ा था कि जो है ना डिप्रेशन और जो है ना मतलब डिप्रेस्ड रेट, और वो पढ़ा था हमने वेजोडाइलेशन। इसमें क्या होगा, हाइपरटेंशन होगी, एनीमिया होगा, और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का मतलब ये है कि हार्ट जो है ना डायलेटेड होगा, और दूसरा ये है कि जो है ना वो वेंट्रिकल लेफ्ट जब डायलेटेड होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा, पंपिंग नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जो है ना बिंज ड्रिंकिंग में क्या होता है कि बिंज ड्रिंकिंग ये होती है कि जब सेवरल डेज तक, कई दिनों तक जो है ना
बंदा फ़ौरन से अचानक से पीना स्टार्ट कर दे और कई दिनों तक पीता रहे, तो इस वजह से क्या होता है कि एरिथमिया हो जाता है। वही बात के जो नाकाम आशिक टाइप होते हैं तो वो मतलब उनको इतना सदमा लगा हुआ होता है कि वो कई दिनों तक पीते रहते हैं, ठीक है, एरिथमिया हो जाता है इसकी वजह से। इसके बाद जो है ना मॉडेस्ट क्वांटिटीज़ की 10 to 15 ग्राम, एक इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर इसको मॉडेस्ट क्वांटिटीज़ लें हम पर डे तो इसमें सीरम HDL का जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है। इस वजह से हमारे क्या है, हमारी HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, गुड लिपोप्रोटीन है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो है ना ये हमारी हार्ट डिजीज़ या कोरोनरी हार्ट डिजीज़ से बचाता है। इसके बाद फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है, तो इथेनॉल प्रेगनेंसी में अगर हम यूज़ करते हैं, हम नहीं मतलब अस्तगफिरुल्लाह, औरतें जो कुछ यूज़ करती हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो क्या होता है कि उनमें ट्रैटोजेनिक इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, क्योंकि ये इथेनॉल भी तो इथेनॉल एक ट्रैटोजन का काम करता है। तो ट्रैटोजेनिक इफ़ेक्ट्स में मेंटल रिटार्डेशन होती है मोस्ट कॉमन, ये बात फिर से याद रखनी है कि मेंटल रिटार्डेशन मोस्ट कॉमन होती है। ग्रोथ डेफिशिएंसीज होती है, माइक्रोसेफेली होती है, अंडर डेवलपमेंट ऑफ मिड फेस रीजन, लाइक उसमें जो है उसका फिल्ट्रम डेवलप नहीं होगा, उसका जो है मिड फेस रीजन डेवलप नहीं होगा, उसका सर छोटा होगा, उसका ब्रेन नहीं डेवलप कर सकेगा, उसकी ग्रोथ डेफिशिएंसी होगी। इसके बाद न्यूप्लेजिया में ये होता है कि ये एज सच कोई कार्सिनोजिन नहीं है, लेकिन ये जो है ना ब्रेस्ट कैंसर और जीआईटी के कैंसर को बढ़ा देता है उसके चांस। इम्यून सिस्टम में ये है कि इसका जो है ना कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स होते हैं, इन्फ्लामेशन को इन्हेंस करता है और जो है ना इम्यून फंक्शन को इनहिबिट करता है। इसके अलावा जो है ना इन्फेक्शन निमोनिया को भी वो करा देता है, इन्फेक्शन निमोनिया को भी इन्हेंस कराता है। इसके बाद मैंने ना इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है, वो मैं दिखा देती हूँ आपको, बल्कि पूरे चैप्टर के साथ ही जो है ना मैं ना इसकी वो करा दूँगी, कंप्लीट शॉर्ट लिस्टिंग वाला जो है ना एक रिवीजन बता दूँगी, समरी, ठीक है।